online class. Today I am going to start the major domains of the earth part 2. In the previous class we learnt about the major domains of the earth part 1. In that we studied about the major domains. पृथ्वी के प्रमुख घटकों के बारे में पढ़े थे. What are they? Lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Lithosphere means the solid portion of the earth's surface is called lithosphere. Hydrosphere means the water covering portion of the earth's surface, and the atmosphere means the earth which surrounds the different layers of the gas, that is called atmosphere. And because of these three sphere we have a existence of biosphere. The fourth one, that is very important, biosphere. When biosphere means a narrow zone where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere togetherly combine togetherly and form a life, that is called biosphere. And we learn about the lithosphere. Lithosphere means the solid portion of the earth surface is called lithosphere. और इसमें हमने क्या पढ़ा था? Continents के बारे में. The large land masses are called continents. And how many continents are there? There are 7 continents, that are Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia and Antarctica. तो हमने इतना तक पढ़ा था और एक कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको डिटेल में मैंने बताया था. Now I am going to start hydrosphere. Hydrosphere means the water covering area of the earth surface is called hydrosphere. Hydrosphere का मतलब क्या है? पृथ्वी के वे सभी भाग में जल से भरा हुआ भाग को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर कहेंगे. और आप बच्चों आपने सुना होगा द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहा जाता है. व्हाई? इसका प्रमुख कारण है मोर देन 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड. मतलब हमारे पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वो 71% उसमें क्या है? पानी है और 29% पे ही लैंड है. यानी कि किसकी संख्या ज्यादा है? पानी. अधिकांश भाग किससे घिरा हुआ है हमारा पृथ्वी? दैट इज वाटर. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म. पानी की 3 अवस्था होती है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेज में. जो सॉलिड है आपको जो है पहाड़ी इलाकाओं में ग्लेशियर्स में जो है आइस शीट के रूप में पानी मिलती है, तो सॉलिड रूप में मिल गया. रनिंग वाटर और ओशन जो है हमें लिक्विड अवस्था में है, और जब ये पानी इवापोरेट होकर वेपर में बदल जाती है तो इस तरह से पानी का तीनों रूप में हमें जो है हमारी धरती पर दिखाई देता है. मोर देन 97% ऑफ द earth's water is found in the oceans. मतलब क्या है? मोर देन 97% ऑफ द earth's water is found in the ocean. ओशन में हमारा 97% जो पानी की मात्रा है वो महासागरों में है. यानी कि ओनली 3% जो है उसमें एक ह्यूज अमाउंट जो है ग्लेशियर में चला जाता है, और फ्रेश वाटर केवल जो है 2.9% ही हमारी अर्थ सरफेस में है. आपको मालूम है ओशन जो है सॉल्टी होता है, उसमें जो है नमक की मात्रा होती है, और ये जो है ह्यूमन बीइंग के लिए परफेक्ट नहीं है. ह्यूमन बीइंग इसका यूज नहीं कर सकते. तो ओनली वी हैव द 2.9% ऑफ द fresh water, and as we know that earth is called as a blue planet, but we have a scarcity of water. हमें जो है पानी की कमी है. पानी की कमी क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, फ्रेश वाटर हमारे में बहुत ही कम है, और हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती रही, और इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 2.9% फ्रेश वाटर है. और उस फ्रेश वाटर भी क्या हो रहा है आजकल? पोल्यूटेड हो रहा है. पोल्यूटेड हो जाना मतलब उसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रहा है, क्वालिटी में कमी आती जा रही है. किस वजह से? क्योंकि हम उसमें जो है पानी में जो है वेस्ट मटेरियल्स को डाल देते हैं, केमिकल्स उसमें मिल
जाता है, जिसके कारण पानी का क्वालिटी गिर जाता है और पोल्यूशन। अब पोल्यूटेड पानी जो मैंने बताया 2.9% फ्रेश वाटर में अगर वो भी उसमें पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा हो, मैंने आपको बताया ना पोल्यूशन का मतलब क्या है, उसकी क्वालिटी में कमी आ जाना, तो क्वालिटी में भी कमी आ जाए और हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए वो उपयुक्त ना हो तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है और कल को जो है शॉर्टेज ऑफ वाटर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम सभी का जिम्मेदारी है बच्चों, जो हमें क्या करना होगा, पानी के एक एक बूंद को बचाना होगा, क्योंकि हमारे धरती में फ्रेश वाटर की कमी है। अब हम हाइड्रोस्फीयर का जो मेन है, सबसे बड़ा जो वाटर पोर्शन एरिया, दैट इज ओशन, ओशन के बारे में पढ़ेंगे। ओशंस, हाइड्रोस्फीयर का एक मेजर पोर्शन क्या है, वाटर पोर्शन कौन सा है, ओशंस। तो आज हम ओशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर एंड दे आर इंटरकनेक्टेड and the ocean water are always moving। आप कभी भी मत सोचिए कि ओशन वाटर रुका हुआ है, आप खुद देखते होंगे ना धाराओं के रूप में वो बहती रहती है, वो जो है आगे मूवमेंट होता रहता है। और इसका मूवमेंट कैसा होता है, ये सर्कुलर मूवमेंट। कैसे करते हैं ये, सर्कुलर मूवमेंट। बच्चों आप समुद्र के किनारे में जब जाते हो तो ध्यान देते हैं लहरें आती है, टकराती है और उसके बाद में वो वापस चले जाती है, यानी कि लहर आगे की तरफ नहीं जाती। इसका क्या मतलब हुआ, आगे तरफ आई और कट हुआ और पीछे की तरफ गया। ये क्या बताती है कि समुद्र जो है वो सर्कुलर होकर मूवमेंट करते रहता है। और इस मूवमेंट का इसमें 3 रूप में है। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। किसके रूप में वो बहती है, द वेव्स, नंबर 1 है वेव्स के रूप में, द वेव्स, द वेव्स, उसके बाद में है the tides and number 3 the currents के रूप में। इस तरह के 3 चीफ जो है, the 3 chief movements of the ocean, the waves, the tides and the currents। waves आप देखे होंगे, waves होते कैसे हैं, इसका प्रमुख कारण है कि क्या है, हवा के फ्रिक्शन की वजह से जो है ये जो है समुद्र की लहरें आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं और वो सर्कुलर मूवमेंट करती है। और टाइड्स के बारे में तो आप जानते हैं, ज्वार भाटा का होना, मतलब 6 आवर्स में पानी जो है हमारी सूरज की और जो हमारी चंद्रमा मून के जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी जो है वो ज्वार के रूप में ऊपर की तरफ हाई टाइड होती है और उसके बाद लो टाइड होती है। मतलब 6 आवर्स में आपको टाइड्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और उसके करंट बड़ी बड़ी धाराओं के रूप में पानी बहती रहती है, जिसको हम लोग गर्म धारा और ठंडी धारा, इस तरह से जो है हमारे समुद्र जो है वो मूवमेंट करती रहती है। और दूसरा बात है कि बच्चों हमारे जो ओशंस है it is divided into 5 major oceans। There are 5 major oceans। What are they? They are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean। नंबर 1 में मैं लिखने जा रही हूँ the Pacific Ocean। कितने हैं, टोटल 5 oceans है। There are 5 major oceans। What are they? The number 1 Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean। पहले जो बच्चों 4 ओशंस को मानते थे, लेकिन अब जो है सदर्न ओशन को भी जो है 5वें ओशन के रूप में माना जाता है। सो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन अवर अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ सरफेस का सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन है, पैसिफिक ओशन। इट कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ। ये जो है हमारे जो पृथ्वी के जो 1/3 पार्ट को कवर करती है। एंड इसी में जो है पैसिफिक ओशन में ही मेरियाना ट्रेंच, मैंने आपको लिथोस्फीयर में बताया था, जिसका डेप्थ है 11,022 किलोमीटर्स में जो है इसका डेप्थ है। वो सबसे बड़ा डेप्थ वाला मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है। द पैसिफिक ओशन को अगर आप मैप पे देखेंगे तो देखना वो सर्कुलर वे में है। इसके जो है एक पोर्शन में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, तो दूसरे में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, मतलब इन चारों महाद्वीपों को सराउंड करते हुए जो है पैसिफिक ओशन है। बच्चे आप ध्यान से इस मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ओशन में माना जाता है। इसका आकार बिल्कुल जो है ये एस शेप में है। कैसे शेप में है, एस
आकार में जाती है, क्योंकि जो है ये जो है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इसके वेस्ट में जो है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, और इसके ईस्ट में यूरोप और जो है अफ्रीका है। और उस पोजीशन के, महाद्वीप के पोजीशन के हिसाब से जो है इसका जो शेप है वो बिल्कुल कैसे है, एस आकार में है। और इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के में जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वेस्ट में जो है नॉर्थ अमेरिका है और उसके ईस्ट में जो है यूरोप है। और आपको मैं बच्चों बता दूं कि दोनों ही दे बोथ आर वेरी डेवलप्ड कंट्रीज, बोथ आर वेरी, एंड ये जो है दिस एरियाज आर फेमस फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड पर्पस। यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है जो बड़े बड़े जहाज जो है वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में आते जाते रहते हैं। सो इट इज कॉल्ड द बिजिएस्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशन का नॉर्थ हेमिस्फीयर का वेस्ट और ईस्ट जो पोर्ट्स है वो बहुत ही बिजिएस्ट जोन में माना जाता है, क्योंकि आपको माने डेवलप्ड एरियाज है। और ये जो यहाँ का जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है, ये दोनों का जो स्थल है ना वो बहुत ही कटा फटा है, एंड इट इज वेरी परफेक्ट फॉर द पोर्ट एंड अदर थिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस एंड द एरिया इज टोटली यूजिंग फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, और इसलिए इसको बिजिएस्ट जोन, वर्ल्ड का ट्रेडिंग के लिए बिजिएस्ट जोन में माना जाता है, दैट इज अटलांटिक ओशन। एंड नंबर थर्ड इज इंडियन ओशन। It is the only ocean that was named after a country. एक कंट्री के नाम से पड़ा वाला है हमारा इंडियन ओशन। इंडिया हमारा जो देश है उसी के नाम से पड़ा है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है ट्रायंगुलर शेप में है। इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है, ब्रॉड है नॉर्थ की तरफ, और साउथ की तरफ जाते जाते कैसा हो जाता है, नैरो पॉइंटेड हो जाता है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय द एशिया, एंड इन द वेस्ट दैट इज अफ्रीका, एंड इन द ईस्ट दैट इज ऑस्ट्रेलिया। इसके वेस्ट में जो है अफ्रीका है और इसके ईस्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया है। ओके बच्चों, नाउ द सदर्न ओशन, the southern ocean encircle the continent of the अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ, मतलब सदर्न साउथ हेमिस्फीयर, मैंने कहा ना दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप, इट एनसर्कल्स द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। इसके चारों तरफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को एनसर्कल करते हुए सदर्न ओशन है, और ये जो है आर्कटिक सर्कल के अंदर में आती है, इसीलिए कैसा होता है, थोड़ा बर्फीला और ठंडा पानी, दैट इज सदर्न ओशन। ओके बच्चों, इट इज कम्स अंडर द सदर्न हेमिस्फीयर। एंड देन द फिफ्थ वन इज आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है बिल्कुल हायर लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश में 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को एनसर्कल करते हुए है, दैट इज आर्कटिक ओशन जो है नॉर्थ पोल के आसपास में है। और आर्कटिक ओशन का सबसे खासियत बात ये है कि बच्चे इट इज आल्सो कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेट। मैंने आपको पिछले क्लास में स्ट्रेट के बारे में बताया था ना, ए नैरो स्ट्रेट, ए नैरो वाटर चैनल विच जॉइंस द टू ओशन और ए वन ओशन और ए सी। दो ओशन और या दो महासागरों को जोड़ने वाली जो पानी की धारा होती है, छोटे जो चैनल होते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेट कहते हैं। और जो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ज्वाइन करने वाले जो स्ट्रेट होता है दैट इज कॉल्ड एज द बेरिंग स्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। ये बेरिंग स्ट्रेट जो होता है, वाटर चैनल होता है, ये हमारे आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ज्वाइन करती है। एंड द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन इज बाउंडेड बाय द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरेशिया। नॉर्थ अमेरिका के और यूरेशिया से बाउंडेड करते हुए है, दैट इज आर्कटिक ओशन। तो इस तरह से जो है वी हैव द 5 मेजर ओशंस, एंड दैट्स अ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। नाउ एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय a layer of gas called atmosphere। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है बच्चों, जो हमारा पृथ्वी है ना उसके चारों तरफ जो है वायु का आवरण है, और उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। एंड इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
हमारे ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको मालूम है तीनों स्फीयर में का इम्पोर्टेंस उसी तरह से एटमॉस्फेयर भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस layers of gas we breathe, उसमें जो है ऑक्सीजन होता है, उसका हमारे लिए बहुत ही, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हम सांस लेते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द हार्मफुल गैस, हार्मफुल रेस विच कम्स फ्रॉम द सन। ठीक है ना, सूर्य से आने वाले जो हार्मफुल जो रेज होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सजीव वस्तुएं होती हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरत है। The atmosphere extends up to the height of 1600 किलोमीटर्स। इसका जो हाइट होती है ना बच्चों, वो हमारी पृथ्वी से 1600 किलोमीटर तक जो है इसकी ऊंचाई तक हमें क्या मिलता है, जो है एटमॉस्फेयर पाया जाता है। There are 5 major layers in the atmosphere. They are the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. क्या क्या है? द ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है। और सबसे निचली परत में जो निचली सरल सरफेस में वो ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल कहते हैं। इसमें जितने भी जलवायु में परिवर्तन होना है, जो भी हमारा परिवर्तन वाले जो होते हैं वो सब ट्रोपोस्फियर होते हैं। इसी प्रकार हर लेयर्स का हमारे जो मानव जीवन से बहुत ही रिलेशन है। तो इस प्रकार ये 5 लेयरों में हमने एटमॉस्फेयर को बांटा है। And next the atmosphere is composed of mainly 2 gases. इसमें जो है एटमॉस्फेयर में 2 मेन गैसेस के कंपोजिशन से बना है और वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 78% ऑफ द नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ द ऑक्सीजन। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है। और बाकी 1% ही केवल क्या है, अन्य दूसरे गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑर्गन हुआ, हीलियम हुआ, ये सारे जो गैसेस है वो सिर्फ 1% है। तो सबसे ज़्यादा कौन से है? द हाइएस्ट वन इज नाइट्रोजन, दैट इज 78%। ओके बच्चों, और all the gases are very important for the life. नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है? नाइट्रोजन जो है जो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। उसको जो नाइट्रेट तत्व जो सॉइल को जो है नाइट्रोजन मिलती है और उसको फर्टिलिटी ला जाती है और जो प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन जो है हमारे लिए जो है वी ब्रीथ, हम जो ऑक्सीजन हम जो है सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है। और उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ जो है 0.03% ही जो है हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दो इट इज़ अ वेरी माइन्यूट अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये जो है हमारे अर्थ को गर्म करने में मेक्स द अर्थ वार्म। जैसे हम जानते हैं ना बच्चों कि जो हमारा जो सनरेज आता है ना, और रेज से हमारी पृथ्वी गर्म नहीं होती है, हमारी पृथ्वी जो टेम्परेचर वो बढ़ती है, वो जो होते हैं हमारे जो वापस जो भेजने वाले टेरेस्ट्रियल वेव्स है, जितने रेज को ऑब्जर्व करती है ना अर्थ, उतनी ही वापस जो है लॉन्ग वेव्स की तरह से जो टेरेस्ट्रियल रेज वापस जाती है, उस वेव्स के द्वारा जो है उस वेव्स को जो होती है वो ऑब्जर्व करती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑब्जर्व करती है और हमारे जो अर्थ को जो है वार्म करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग आजकल उसकी मात्रा जो है बढ़ाते जा रहे हैं। And the density of the atmosphere is varies from place to place. It is very high density, मतलब दबाव जो होता है, घनत्व होता है, वो कहाँ पर ज़्यादा होता है? हमारे अर्थ सरफेस पे उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। And as we go upward, it started to decreasing. जैसे जैसे ये जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जो वायु का घनत्व होता है, जो डेंसिटी होता है, वो कम होते जाते हैं। इसलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं ना बच्चों, वे जब ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या ले जाते हैं अपने साथ में? ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट, ड्यू टू द लो डेंसिटी ऑफ द आवर एयर, ठीक है ना, कमी की वजह से जो है लोगों को सिलेंडर भी अपने साथ में लेकर, क्योंकि सांस लेने में आप जैसे जैसे ऊंचाई में जाइए, वायु जो है कम होने की वजह से जो होती है हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऊंचाई के साथ साथ जो होता है वायु का घनत्व कम होते जाता है, और उसी प्रकार से एज वी गो अपवर्ड द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस।
क्यों? टेम्परेचर जो है, आपको मालूम है एयर जो है प्रेशर को एक्सर्ट करती है, इट एक्सर्ट द प्रेशर। आप कुछ भी चीज़ को, जो भारी भारी चीज़ों को एक साथ रखो तो आपको जो निचले भाग को है, जो उसका प्रेशर जो है, दबाव ज़्यादा पड़ता है, भारीपन ज़्यादा पड़ता है। उसी प्रकार से जो है एटमॉस्फेयर भी जो है अपना प्रेशर देती है। प्रेशर देने की वजह से निचले भाग में जो होता है वहाँ पर जो है प्रेशर ज़्यादा होता है, और ये प्रेशर जो है अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग होती है। जैसे ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका में जो है प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, और गर्मी वाले इलाका में जो होता है वहाँ पर प्रेशर जो है, दबाव जो है कम होता है। इसका वजह क्या है? ठंडा इलाका में जो है वायु का घनत्व जो है, वायु जो है फैलती नहीं है, वो जो है सिकुड़ी रहती है। इसकी वजह से कोई भी चीज़ जब सिकुड़ा रहता है तो क्या रहता है? उसमें भारीपन रहता है। तो ठंडा इलाका में जो है हाई प्रेशर रहता है, और गर्म इलाका में वायु फैलने की वजह से क्या हो जाती है? वहाँ की प्रेशर कम हो जाती है। और आपको एक बच्चे बताओ कि ये हाई प्रेशर जो है हमेशा अपने आप को प्रेशर बैलेंस करती है। हाई प्रेशर जो है हमेशा लो प्रेशर की ओर जाती है, ताकि जो है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है बैलेंस लाए। तो इस प्रकार से जो मूवमेंट होता है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज ए विंड। विंड कैसे? अगर आपको कोई बताए कि हवा कैसे होती है, बिकॉज ऑफ द व्हेन हाई प्रेशर एरिया इज मूविंग टू द लो प्रेशर एरिया, देन दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ए विंड। ये जो मूवमेंट होता है ना बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया ना, ऐसे ऊपर जाते जाते जो है हमारा टेम्परेचर भी कम होते जाता है। आप जितनी ऊंचाई में जाइए, पहाड़ी इलाकों में जाइए, ऊंचाई में जो होता है आपको ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि सनरेज जो है डायरेक्ट हमारे अर्थ को हीट नहीं करती। वी गॉट द हीट थ्रू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव्स की जगह, और उसको एटमॉस्फेयर रोकती है, और ट्रोपोस्फियर में एरिया में जब निचली परत है उस एरिया में जो है ज़्यादा गर्मी रहता है। ठीक है ना बच्चों? इस प्रकार से जो है एटमॉस्फेयर में आपको प्रेशर के बारे में, आपको जो है आपने इसके टेम्परेचर और इसकी कंपोजिशन और इन सब के बारे में आपको पता चल गया। दैट इज अवर एटमॉस्फेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लाइफ एग्जिस्टेंस। बायोस्फीयर, अब हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में, यानी जैवमंडल के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया व्हाट इज बायोस्फीयर। Biosphere is a narrow zone where we found lithosphere, hydrosphere and atmosphere togetherly and which contain life, जिसकी वजह से life होता है। That is why the planet, our earth is called as a unique planet। हमारे अर्थ को जो है अनोखा ग्रह कहने का वजह भी यही है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है बच्चों? तो दैट द बायोस्फीयर, इस बायोस्फीयर में जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स से लेकर बड़े बड़े मैमल्स तक, मतलब छोटे बैक्टीरिया से लेकर आपको बड़े बड़े मैमल्स तक जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, हर कोई का एक दूसरे के संबंध है। हम जो है अपने खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़े होंगे कि किस प्रकार से फूड चेन जो है एक दूसरे पे डिपेंड होकर जो है जीते हैं। तो ये सब जो हमारे बायोस्फीयर की खासियत है, जैवमंडल की खासियत है, हर एक दूसरे पर जो है बिल्कुल ही आश्रित है। ठीक है? एंड द बायोस्फीयर इज broadly divided into two parts, plant kingdom and animal kingdom। यहाँ पे दो जो है बायोस्फीयर का दो फॉर्म है, एक प्लांट किंगडम है जो पेड़ पौधों और वनस्पतियों से जुड़ा हुआ है, एंड द सेकेंड वन इज द एनिमल किंगडम, जिसमें हम लोग का जो है जितने भी प्राणी जो भी आते हैं उसमें हमारे मनुष्य और जितने भी जीव जगत के सब किंगडम आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, वे सब आते हैं। तो इस प्रकार इसको दो भागों में बांटा है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इस प्रकार बच्चों जो हमारा जो तीनों जो जैवमंडल है, चार स्फीयर जो है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फीयर, ऑल आर इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही इंटरैक्ट है, बहुत ही इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंध है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हमने जो है फॉर द ह्यूमन बीइंग अपने यूज के लिए जो है जो पेड़ों की हम कटाई करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जब हम पेड़ों की कटाई करते थे, इससे क्या हो जाता है? सॉइल इरोजन हो जाता है, लैंडस्लाइडिंग हो जाता है, यानी कि सीधे वो किसको अफेक्ट करता है? लिथोस्फीयर में अफेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जो है अनदर एग्जांपल्स, जो हमारे अर्थ
अर्थ जो है अपने आप को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे जो है डिजास्टर्स, नेचुरल कैलामिटीज होती है इसमें। तो दैट अगर अचानक से भूकंप हो गया या जो है सुनामी, अब 2004 में जिस प्रकार से सुनामी आया था उस समय जो है अंडमान निकोबार के जो है कुछ भाग जो है सबमर्ज हो गए थे, जो डूब गया था। तो इस प्रकार से जो है अर्थ में जो है सरफेस में जो बदलाव भी ला देते हैं। इस तरह इंटरेक्शन इन लोगों के बीच में, इन आपस में स्फीयर का होता है। और जब हम क्या करते हैं, जब इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो हम पानी को पोल्यूट कर देते हैं तो इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ह्यूमन यूज। हम जो ह्यूमन बीइंग जो है उस पानी को यूज ही नहीं कर सकते हैं। और एमिशंस ऑफ द डिफरेंट गैसेस और इंडस्ट्रियल जो है जो इंडस्ट्री से निकलने वाली जो डिफरेंट गैसेस होती है और जो हमारे जो वाहनों से ट्रांसपोर्टेशन से जो एमिशन होने वाले डिफरेंट गैसेस, जहरीले गैस होती है, वे किसको क्या कर देती है, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देती है। एटमॉस्फेयर जो है अपना जो लेयर्स में जो है जो उसमें जो गैसेस होती है वो बिल्कुल जो है नॉर्मल पोजीशन में होते हैं। जब उस गैसेस में चेंजेस आता है इट ऑल्सो अफेक्ट द बायोस्फीयर, हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है। और बिकॉज ऑफ द एमिशन ऑफ दीज गैसेस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुआं, हमारे ट्रांसपोर्ट से निकलने वाले धुआं से जो है कार्बन डाइऑक्साइड डे बाय डे हमारे अर्थ में जो हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी क्वांटिटी को बढ़ा रही है। और जिसकी वजह से जो क्या हो रहा है, हमारे अर्थ में जो है वार्म जो है ग्लोबल वार्मिंग, आज हमारा अर्थ जो है ज़्यादा गर्म हो रही है। और इस ग्लोबल वार्मिंग से बहुत बड़ा ह्यूमन बीइंग छोड़ो सारे लाइफ को जो है बहुत बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज ग्लेशियर्स जो है वो पिघलना शुरू हो गया है और वो पानी की मात्रा समुद्र जो है वो जो है ऊपर आ रही है। और हो सकता है इन फ्यूचर में जो है बहुत सारे आइलैंड्स या बहुत सारी कंट्रीज जो उसके साथ लगे, जो बिल्कुल जो ओशियन बेसिन्स में एकदम सी लेवल के साथ जुड़े हुए हैं, वो सबमर्ज होने की संभावना होती है। और डे बाय डे अगर इंक्रीज होते रहेगा तो इससे बारिश की मात्रा बढ़ेगी। और आपको बताएं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो है वायु में कण होते हैं, उसमें पानी के कण होते हैं और धूल के कण होते हैं। ये सब क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती है और टेम्परेचर ऑब्जर्व करती है टेम्परेचर को। और हमारे एरिया में टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते ही चला जाएगा। इससे कल को बाढ़ की स्थिति, आजकल आप देखते होंगे कि बाढ़ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा होती है, सूखा होती है तो बहुत ज़्यादा सूखा होती है, बाढ़ होती है तो बाढ़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के जो है कैलामिटीज, डिजास्टर्स होने से इन फ्यूचर जो है जो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको बहुत बड़ा खतरा हो जाएगी। तो हम सबका ड्यूटी है, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अवर अर्थ फ्री फ्रॉम द पोल्यूशन एंड क्लीन अवर अर्थ। ये कब कर सकते हैं हम लोग, ओनली डेफोरेस्टेशन। आप अगर अपने अर्थ को ठंडा रखना चाहते हैं तो आपको प्लांटिंग करना होगा, प्लांटेशन करना होगा। देखो बच्चों, देश की सेवा करना जरूरी नहीं है कि हम जो है किनारे, हम जो है सीमा पर बॉर्डर में खड़े होकर अपने देश की सेवा करें। हम छोटे छोटे काम से भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं, अपने समाज को बचा सकते हैं, आपके आने वाले जो जनरेशन को है उसको जो है हम लोग जो है हम जो है खुशहाल बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको करना है प्लांटेशन करना है और क्लीन रखना है और जो है पोल्यूशन होने से बचाना है। आपको सिर्फ अपने घर में 2 प्लांट्स आप लगा लीजिए, ये आपको पूरे, अगर हमारी अर्थ ग्रीनरी से भर जाएगा तो हमारा अर्थ जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। और क्लीन रखना, पोल्यूटेड फ्री रखना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ह्यूमन फील। देन आल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अगर आप पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल मतलब क्या है, हमारा जनरेशन आगे फ्यूचर भी इसी प्रकार से जिए, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरत है कि वी शुड प्रोटेक्ट अवर अर्थ सरफेस, अवर अर्थ। सो बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी कि थ्रू दैट लेसन आपको लर्न करना है कि आपका स्फीयर डिफरेंस जो डोमेन्स है उस डोमेन को आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे और सेव करना। हमारा एम वही होना चाहिए कि वी शुड प्रोटेक्ट अवर अर्थ, देन आल्सो देन वी कैन गेट ए ब्यूटिफुल लाइफ। सो स्टूडेंट्स, कीप योर अर्थ सेफ। आपको अपने अर्थ को जो है बचाना है और उसको सुरक्षित करना है। Now that is the end of our lesson. Now I am going to give you some assignments. मैं आपको कुछ assignments देने जा रही हूँ जिससे मुझे ये लगेगा कि हाँ आपने इस lesson को बहुत ही carefully जो है सुना है। Okay बच्चों, tick the correct answers. A है the mountain range that separates Europe from Asia is number 1 Andes, number 2 the Himalayas, number 3
the Urals. B. The continent of North America is linked to South America by an isthmus, by a strait or a canal. C. The major constituent of atmosphere by percent is nitrogen, oxygen, carbon dioxide. D. The domain of the earth consisting of solid rock is the atmosphere, the hydrosphere, the lithosphere. And the last one, which is the largest continent? Africa, एशिया, ऑस्ट्रेलिया. ओके बच्चों, इस तरह से मैं इस लेसन को कंप्लीट कर ली और आप लोग इस लेसन को क्लियरली पढ़िए, एक बार रीड करिए और कुछ भी डाउट होने से आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं. और इस प्रकार आप जो है अपने घर में बैठकर इसको ध्यान से पढ़िए और बी सेफ. ओके बच्चों, बाय.